मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, इनके आंसर्स को याद करिएगा, साथ में रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो भी याद करना है, उनको नोट डाउन करना है और हो सके तो खुद से रिसर्च करके और भी स्टैटिक पॉइंट्स को कवर करना है। बिकॉज क्या होता है कि करंट इवेंट्स पे कई सारे जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं उन पे ही सवाल कई बार बन जाता है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत संरक्षित किस संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने के प्रशासनिक प्रयास पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हथियार रखने का अधिकार, जन्मजात नागरिकता का अधिकार, पूर्ण संप्रभुता का अधिकार या व्यावसायिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरीके से यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब ऑर्डर दिया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये जो अधिकार है वो पूर्णतः सुरक्षित रहना चाहिए 14वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जन्मजात नागरिकता का अधिकार। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर याद कर लें और देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट को। देखिए, अमेरिका में जो जन्मजात नागरिकता मुख्य रूप से दी जाती है वो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा सुरक्षित है ना। पूरी तरीके से इसको फॉलो कराया जाता रहा है अभी तक। और यह जो प्रावधान है वो अमेरिका में कोई भी बच्चा जन्मा हो, ठीक, या प्राकृतिक रूप से नागरिक बना, हर व्यक्ति वहाँ का कानूनी नागरिक होता है, ठीक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको बदलने की कोशिश की है अभी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ कुल 9 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 8 सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये चीज़ समझिए। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल कितने जज होते हैं, ठीक। और चूँकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को रखा हुआ है। उसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिकॉल कर लें, याद कर लें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन बनाने के लिए सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि भाई देखो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल के रूप में जाना जाने लगा है ना। बड़ी डिपेंडेंसी हो गई है पूरे वर्ल्ड की इस फ्यूल पे, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरीके से ना के बराबर कह लीजिए, या कह लीजिए कि पॉल्यूशन करता ही नहीं है ना। एक ऐसा फ्यूल जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, बट इसके प्रोडक्शन करने में पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम है। साथ में जब ये बर्न होगा तब भी पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर है IGCAR कल्पक्कम। जी हाँ, ये एक रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक। और उस रिएक्टर से ये एक तरीके से यहाँ पे जुड़ी हुई संस्था है IGCAR, ठीक। तो यहाँ क्या है कि ये जो रिएक्टर है, ठीक, उससे जो हीट डेवलप हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है ना। एक तरीके से एक पंथ दो काज हो रहे हैं, है ना। एक तो नाभिकीय रिएक्टर से बिजली पैदा की जा रही है, साथ में रिएक्टर में जो एक तरीके से हीट डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। और ये दुनिया की पहली पहल है, टेक्नोलॉजी है, भारत ने करके दिखाया है इसको, ठीक है। और इसको समझिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से भी इसको संबंधित आप देख सकते हैं, ठीक। चूँकि ये जो हाइड्रोजन का उत्पादन है वो इस टाइप के रिएक्टर में ही पॉसिबल है अभी तक, ठीक। अच्छा, तो भाई कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन को आमतौर पे हम जो नाम देते हैं टर्मोलॉजी के टर्म में पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक। और अगर हम उसको सौर या पवन ऊर्जा से बना रहे हैं हाइड्रोजन को तो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर जीवाश्म ईंधन को यूज करके हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है तो उसे हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी के टर्म में ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में या साइंस एंड टेक के अंदर कि भाई पिंक हाइड्रोजन क्या है, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम भारत सरकार की पहल की बात करें तो भारत सरकार जो है वो स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कर चुका है, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी दिमाग में रखिए। और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको तीन बताई ये याद रखिए। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को
याद रखिए, ठीक। और कहाँ पे इसको बनाया गया है पहली बार, परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन, वो कल्पक्कम, ठीक। तो अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई ने अपने भारत परिचालन यानी कि इंडिया ऑपरेशंस के लिए किसे अपना पहला प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन कैटेगरी में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किरण मणि, सैम ऑल्टमैन, मीरा मुराती या प्रभजीत सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है प्रभजीत सिंह, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ओपन एआई, जिससे आप अच्छे तरीके से जानते हो, चैट जीपीटी के रूप में आप जो बोलते रहते हो ना, तो ओपन एआई एक कंपनी है, चैट जीपीटी उसका प्रोडक्ट है ना। और भी इसके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डैली हो गया और सोरा हो गया। सोरा स्पेशली क्या है कि वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए बनाया इन्होंने, है ना। तो ये कंपनी जो है वो एक अमेरिकी एआई अनुसंधान कंपनी है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। और ओपन एआई के जो वैश्विक सीईओ हैं, यानी कि वर्ल्ड पे जो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से सीईओ हैं, वो सैम ऑल्टमैन है ना। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो ओपन एआई में एक बड़ा, मतलब बड़ा इनका एक पार्टनरशिप है ना। बहुत बड़ा निवेशक है इस कंपनी के अंतर्गत, और उसका प्राथमिक क्लाउड पार्टनर भी है ना। जो क्लाउड सिस्टम होता है उसमें भी ये पार्टनर है, ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो अपॉइंटमेंट के टर्म में, एक ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई में सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंपनी कौन सी है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, ऑप्शन दे सकता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऐसे करके, ठीक। तो इसको अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय ने हाल ही में अखिल नेपाल फुटबॉल संघ यानी कि ANFA को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। एक तरीके से एक खेल निकाय को, एक संघ को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फीफा के द्वारा। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप आपने अभी आप नज़र बनाए होंगे उसकी सारी इवेंट्स पे, है ना, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो फीफा ने यहाँ डिसीजन लिया है कि जो अखिल नेपाल फुटबॉल संघ है यानी कि ANFA, इसको तत्काल निलंबित किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई इस संघ ने जो है कुछ उल्लंघन किए हैं विशेष सरकारी या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण, है ना। भाई क्या होता है कि कोई भी संघ होता है या कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी होती है तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जब कोई नहीं मानता उसको तो फिर वहाँ पे उससे बैन कर दिया जाता है। तो फीफा ने यही किया है नेपाल के साथ, ठीक। तो ये 24 जून से ये तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद होगा क्या कि भाई ये अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे जब तक कि यहाँ पे फीफा के द्वारा अगला आदेश नहीं आता या डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, फीफा की बात आ रही है तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटनी हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखो। अब बात नेपाल की भी आई है, तो नेपाल को ज्योग्राफी के टर्म में आप समझ लो भारत से, कि नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। नंबर याद रखिए, 5 राज्यों, कई बार नंबर्स के टर्म में पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि कौन सा राज्य लगता है या नहीं लगता है नेपाल की सीमा के साथ, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी याद रख लीजिए और नंबर भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। मर्सिडीज के किस ड्राइवर ने वर्ष 2026 में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 7वीं फार्मूला 1 जीत दर्ज की है? तो फार्मूला 1 जो रेस होती है उसमें ये जीत हासिल की है किसने? जॉर्ज रसेल ने। और ये किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो, स्पोर्ट्स इवेंट में ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये जॉर्ज रसेल ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, एक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है और यह उनके F1 करियर की 7वीं जीत है, ठीक है। मतलब एक तरीके से 7वीं जीत भी है और दूसरा इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। मैक्स वेस्टरपेन दूसरे स्थान पर आ गए हैं और किमी एंटोनली तीसरे स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, जॉर्ज रसेल एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि वर्तमान में फार्मूला 1 में मर्सिडीज टीम की तरफ से रेस ट्रैक पर उतरते हैं। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इसका आयोजन ऑस्ट्रिया में हर साल स्पीलबर्ग में स्थित रेड बुल रिंग सर्किट में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई रेड बुल रिंग सर्किट किस खेल के लिए फेमस है ना। तो वो क्या होगा? फार्मूला 1 रेस के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं या इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है, लैंग्वेज को घुमा सकता है या स्टैटिक पॉइंट पे क्वेश्चन बना दे। ठीक, तो सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद करें, नोट डाउन करें और खुद से रिसर्च करके चीज़ों पे वर्क करें। ठीक, एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाएं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।